नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम एमपी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपकी एमपीएसआई, कांस्टेबल, व्यापम से संबंधित जितनी भी एग्जाम रहेगी उन्हें फोकस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ेंगे। और हर वीडियो के लास्ट में हम 3 से 4 जिले के 7 से 8 फैक्ट प्रत्येक जिले के करते चलेंगे, जिससे हमारे टॉपिक के साथ साथ हमारे जिले के फैक्ट भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपके एमपीएसआई में 20 से 25 क्वेश्चन एमपी जीके से रिलेटेड आते हैं और कांस्टेबल में 12 से 13 क्वेश्चन एमपी जीके से रिलेटेड आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश के गठन को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे, 1947 से 1956 तक, 1956 से 2000 तक और 2000 से वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम 1947 की स्थिति देख लेते हैं भारत की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग 562 रियासतें, देसी रियासतें हमारे देश में थी, जिनका एकीकरण का कार्य हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो 559 रियासतों ने तो हमारे साथ सम्मिलित होना मंजूर किया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जिनने भारत में मिलने से मना कर दिया। तो उन्हें किस प्रकार भारत में मिलाया, क्या कार्रवाई की गई, जो हम अभी देखेंगे। हैदराबाद के नवाब थे उस्मान खां, आपके जूनागढ़ के नवाब थे महावत अली खां और जम्मू कश्मीर के हरी सिंह। ठीक है, अब हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जो कि एक पुलिस कार्रवाई थी, उसके द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि हैदराबाद को किस सैन्य कार्रवाई के द्वारा किया गया या पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो वो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, जूनागढ़, इसे जनमत संग्रह के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया और जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो विलय पत्र के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जूनागढ़ आपका जनमत संग्रह, जम्मू एंड कश्मीर विलय पत्र और आपका हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। मध्य प्रदेश 3 पार्टों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ को मिलकर बना था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी आपका पश्चिमी रियासतों से मिलकर बना था, जिसकी राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्वालियर आपकी शीतकालीन राजधानी। पार्ट सी की बात करें जो कि विंध्य क्षेत्र था, इसकी राजधानी रीवा थी। ए सेंट्रल प्रोविंस बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलकर बना था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। रियासतें 15 थी और मुखिया थे रविशंकर प्रसाद, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी बने इसी क्षेत्र के। पार्ट बी की बात करें तो मध्य क्षेत्र, राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। इंदौर आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर आपकी शीतकालीन राजधानी थी। 25 रियासतें थी, मुखिया जीवाजी राव और फर्स्ट सीएम लीलाधर जोशी। ये 25 रियासतें मिलकर मध्य क्षेत्र बना था। पार्ट सी विंध्य क्षेत्र, राजधानी इसकी रीवा थी और रियासतें 38 रियासतों से मिलकर पार्ट सी बना था और मुखिया मार्तंड सिंह जुदेव थे। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए। पार्ट ए की राजधानी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी की राजधानी थी आपकी रीवा। ये बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूछ लेते हैं पार्ट ए की राजधानी क्या है, पार्ट बी की राजधानी क्या है, पार्ट सी की राजधानी क्या है, और सब। 1947 से 1956 के बीच में राज्य के गठन के लिए कुछ आयोग और समितियों का गठन किया गया। उसमें सबसे पहले थी धर आयोग, 1948 में 4 सदस्यीय था और अध्यक्ष इसके एस.के. धर थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर जज थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना हो। किस आधार पर हो? प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर हो। किस आधार पर? प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इस आयोग की समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी, सितार रमैया इसके सदस्य थे। इस सदस्य ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपते हुए कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, प्रशासनिक और भौगोलिक आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। इसके पश्चात मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में पोट्टाश्री रामल्लू के नेतृत्व में अनशन स्टार्ट हुआ। 56 दिनों के अनशन के बाद पोट्टाश्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। आंदोलन ने भयावह रूप धारण कर लिया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री को दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाना पड़ा। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश। और राज्यों की मांग, इस प्रकार और राज्यों की मांग उठने लगी, इसलिए
29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 29 दिसंबर 1953 को किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, जिसके अनुसार 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए, लेकिन कुछ संशोधन के साथ उस समय 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें से एक था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ संशोधन के साथ इसे सम्मिलित करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पार्ट ए में जो परिवर्तन हुए, 8 मराठी जिलों को बम्बई प्रांत में दे दिया गया, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत के नाम से जाना जाता है। 8 मराठी जिलों को पार्ट ए के 8 मराठी जिलों को किसको दे दिया गया? बम्बई प्रांत को। बाकी हिस्से को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। पार्ट बी में मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील की सुनेरटप्पा गांव को, कौन से गांव को? सुनेरटप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया। और आपके कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दे दिया गया। ठीक है, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनेरटप्पा गांव को किसको दिया गया? सुनेरटप्पा गांव को दिया गया। और किस तहसील को मध्य प्रदेश में लिया गया? सिरोंज को। बाकी पार्ट बी के हिस्से को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब हम देखेंगे, पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। और उस समय तत्कालीन समय में जिले 43 थे, संभाग 9 थे और राजधानी आपकी जो भोपाल थी वह एक तहसील के रूप में थी ना। 1956 से 2000 के बीच में कुछ नए जिले बनाए गए, जैसे कि 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बने। सीहोर से अलग होकर भोपाल बना, दुर्ग से अलग होकर आपका राजनांदगांव बना, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। 3 नए संभाग बने, भोपाल, बस्तर और आपका चंबल संभाग। ठीक है, बस्तर अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो 1972 को 2 जिले 3 संभाग बने। अब संख्या जिलों की कितनी हो गई? 45 जिले और 12 संभाग हो गया। 1972 तक कितने? 45 जिले और 12 संभाग। आगे बात करते हैं हम, BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। 10 नए जिले बनाए गए, लेकिन उनमें से 4 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं। तो हम उन चारों की ही बात करेंगे। ठीक है, तो पहला मुरैना से अलग होकर श्योपुर बना, खरगोन से अलग होकर बड़वानी बना, मंडला से अलग होकर डिंडोरी बना और जबलपुर से अलग होकर कटनी बना। एक बार और 4 जिले बने, 10 जिले बने BR दुबे समिति की अनुशंसा पर। उनमें से 4 वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। मुरैना से अलग होकर श्योपुर बना आपका, खरगोन से बड़वानी, मंडला से डिंडोरी और जबलपुर से कटनी बना। उसके ही 2 महीने बाद जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 और जिले बनाए गए। कितने? 6 और जिले। पहले यहाँ पे 10 और नए बने थे, पहले 45 थे और 10 और आगे तो 55 जिले, टोटल 55 जिले हो चुके हैं। और 12 संभाग। 6 और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 और नए जिले बनाए गए, उनमें से 3 मध्य प्रदेश के। तो उनमें से 3 मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं? मंदसौर से नीमच अलग हुआ, शहडोल से उमरिया अलग हुआ और होशंगाबाद से हरदा। कौन कौन से? होशंगाबाद से हरदा, शहडोल से उमरिया और आपका मंदसौर से नीमच। सिंहदेव समिति अनुशंसा पर जुलाई 1998 में जुलाई 1998 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। कितने? 61 जिले और 12 संभाग। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। कौन सा? 26वां राज्य। और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। कौन थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए नोट कर लीजिए। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है और पूर्व IAS ऑफिसर से। ठीक है, अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री बने। अब हम बात करते हैं 1 नवंबर 2000 से वर्तमान तक की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। तो 15 अगस्त 2003 को 3 और नए जिले बने। खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना, गुना से अलग होकर अशोकनगर और शहडोल से अलग होकर अनूपपुर। शहडोल 2 बार टूटेगा, 1998 में, जुलाई 1998 में टूटेगा और 2003 में शहडोल से अलग होकर अनूपपुर। उस टाइम शहडोल से उमरिया अलग हुआ था और 2003 में शहडोल से अनूपपुर अलग हो रहा। उसके पश्चात 17 मई 2008 को
17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर एक अलग जिला बना, जो कि आपका 49वां जिला है। कौन सा? 49वां जिला। ठीक है। उसी के 7 दिन बाद आपका 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना। जो कि आपका 50वां राज्य है, जिला है। ठीक है। 14 जून 2008 को रीवा से अलग होकर शहडोल 10वां संभाग बना। अभी तक 9 संभाग थे विभाजन के पश्चात। एमपी में 45 जिले थे और 9 संभाग थे। उसके बाद आपके 3 बने तो 48 हुए, एक ये बना 49। 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर सिंगरौली बना, जो कि 50वां। 14 जून 2008 को रीवा से अलग होकर शहडोल 10वां संभाग बना। और 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर आपका आगर मालवा 51वां जिला बना। उसके पश्चात 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक 52वां जिला बना, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है। इस प्रकार 52 जिले और 10 संभाग वर्तमान में हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम में आपका राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और आपका पूर्व में छत्तीसगढ़। इस प्रकार 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता था? 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता था। उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश 3 राज्य और थे और वर्तमान में 5 राज्य। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो हैं आपके मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। इस प्रकार आपके एमपी के 14 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं और यूपी के 14 जिले हमारी सीमा को स्पर्श करते हैं। एक बार और देख लेंगे। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ठीक है। अब ये जो निमाड़ी पर रेड सर्कल है वो इसलिए है क्योंकि निमाड़ी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है। ठीक है। निमाड़ी जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान से लगी सीमा की। तो राजस्थान से हमारे 10 जिले लगे हुए हैं और राजस्थान के ही 10 जिले एमपी से लगे हुए हैं। बात करेंगे कौन कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और आपके झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। 10 जिले। एक बार और देख लीजिए। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। और नीमच जिले की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। अब बात करेंगे गुजरात की। तो एमपी के 2 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं और गुजरात के 2 जिले एमपी को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से वो 2 जिले हैं एमपी के? झाबुआ और अलीराजपुर। कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सीमा से हमारे 9 जिले लगते हैं। वो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। एक बार और देख लीजिए। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन जिसे पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है, खंडवा जिसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है। इस प्रकार 9 जिले और सबसे अधिक सीमा महाराष्ट्र से बैतूल जिले की लगती है। इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से लगने वाले जिलों की। तो एमपी के 6 जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं और छत्तीसगढ़ के 7 जिले एमपी को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से वो 6 जिले हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट। कौन कौन से? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। और इसमें सर्वाधिक स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ को अनूपपुर। इस प्रकार हमने सारे जिले देख लिए। अब बात करते हैं हम 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। पूछ लिया जाता है कितने जिले 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, कौन कौन से? वो देखिए। आपका सबसे पहले आता है मुरैना, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। फिर बात करते हैं शिवपुरी की,
जो आपके उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श कर रहा है। फिर बात करते हैं झाबुआ की। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, झाबुआ और अलीराजपुर में। झाबुआ राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श कर रहा है। किसकी सीमा को? राजस्थान और गुजरात की सीमा को। और आपका अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, झाबुआ राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र आपका अलीराजपुर। अब बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को, और सिंगरौली और सीधी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को, दोनों जिले। ठीक है, गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, 7 जिले हो गए। अब यहाँ पे लिख रखा है मैंने 18। ये वे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ये वे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो ये 18 जिलों के नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सब जिले याद कर लिए, हम पूछा जाता है उज्जैन किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले हम जबलपुर संभाग लेते हैं जिसमें 8 जिले हैं। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है किस संभाग में कितने जिले हैं, तो ध्यान रखें जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, आज हम जबलपुर के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 81.08%। बंदर कूदनी बेड़ाघाट में स्थित है। बंदर कूदनी मतलब 2 चट्टानों के बीच की इतनी कम दूरी है कि बंदर इधर से उधर छलांगे लगाते रहते, इसलिए इसका नाम, इस जगह का नाम बंदर कूदनी रखा है। बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बरेला ग्राम किस जिले में है या रानी दुर्गावती की समाधि किस जिले में है, तो वह आपका जबलपुर जिला है। आम जिला, आम उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण इसे आम जिले के नाम से भी जाना जाता है। पहली नगर निगम 1864 में, प्रदेश की पहली नगर निगम 1864 में जबलपुर में ही बनी। अवंतीबाई सागर परियोजना बरगी नदी पर है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह का आयोजन जबलपुर में होता है। मदन महल रेलवे स्टेशन को पहला पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। बालाघाट के कुछ फैक्ट हम देखते हैं, जैसे कि एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला, मध्य प्रदेश का एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला। सर्वाधिक बांस का उत्पादन, सर्वाधिक पोहा मिले। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज की भरवेली खदान, जिसका नाम है भरवेली खदान, मैंगनीज की सबसे भूमिगत मतलब भूमि के अंदर सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज की भरवेली खदान, इसलिए बालाघाट को मैंगनीज नगरी भी कहा जाता है। बालाघाट को मैंगनीज नगरी भी कहा जाता है। मलाजखंड जो कि बालाघाट की एक तहसील है, उसे तांबा नगरी भी कहा जाता है। मलाजखंड को तांबा नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जहाँ पर 1021 लिंगानुपात है। लिंगानुपात से तात्पर्य है हमारा प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? बालाघाट में। एक बार अब वापस से रिवाइज कर लेंगे। सर्वाधिक पोहा मिले, सर्वाधिक बांस, भरवेली खदान, इसलिए इसे मैंगनीज की भरवेली खदान इसलिए मैंगनीज नगरी कहा जाता है। मलाजखंड तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र नक्सल प्रभावित जिला। इस प्रकार से हमें फैक्ट याद रख